360 में। पाकिस्तान मुंबई हमलों के जिम्मेदारान पर पाबंदियां लागू करे, अमरीकी वजीर खारजा का पैगाम। अमरीका में माहौलियाती तब्दीली पर तशवीशनाक सरकारी रिपोर्ट, व्हाइट हाउस खामोश। और कराची में अवामी मकामात पर टॉयलेट्स की शदीद कमी। देखें, टूटी फूटी बाथरूम है, दरवाजे टूटे हुए जिनके लॉक नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा जमान। आज मुंबई हमलों को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस वाक़े ने जहां पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर किया, वहीं अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान भी इससे खलीज बढ़ गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने अपने बयान में पाकिस्तान पर आज जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस भयानक हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों पर पाबंदियाँ लागू करे, जिनमें लश्कर तैयबा और उससे मुंसलिक गिरोह शामिल हैं। 26 नवंबर 2008 को भारत के शहर मुंबई में कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा से मुंसलिक 10 अफराद ने लग्जरी होटल्स, एक यहूदी मरकज़ और एक ट्रेन स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसमें 166 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें 6 अमरीकी शहरी भी शामिल थे। जिंदा बच जाने वाले वाहिद हमलावर अजमल कसाब को 2012 में भारत में फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में कलअदम लश्कर तैयबा के 7 अहलकारों के खिलाफ 2009 से जारी मुकदमे में अब तक किसी पे जुर्म साबित नहीं हो सका। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर ऐसी मालूमात देने पर $50 लाख इनाम का ऐलान किया है, जिससे इन हमलों में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी या उन पर जुर्म साबित करने में मदद मिले। भारतीय वजारत खारजा ने अमरीकी बयान की तायीद करते हुए पाकिस्तान से अपने बयान में कहा है कि वो दोखलेपन से काम लेना बंद करे और इन हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। मुंबई हमलों में मुलव्विस होने के शुबे में पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के अमीर हाफिज सईद को गुज़िश्ता बरस जनवरी में नज़रबंद किया गया था, लेकिन अदालत ने शवाहिद की कमी के बायस ये नज़रबंदी ख़त्म कर दी। ताहम वो और उनसे मुंसलिक तंजीमें वॉच लिस्ट पर हैं, जबकि कलअदम लश्कर तैयबा के रहनुमा ज़कीउर रहमान लखवी को 2015 में पाकिस्तान में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने आज करतारपुर राहदारी के भारतीय हिस्से का संग बुनियाद रखा। 4 किलोमीटर तवील ये राहदारी भारतीय पंजाब में वाक़े डेरा बाबा नानक को पाकिस्तानी पंजाब में वाक़े गुरुद्वारा करतारपुर साहब से मिलाएगी, जिससे भारतीय सिख यात्रियों के लिए अपने मज़हब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की कब्र और समाधि तक रसाई आसान हो सकेगी। पाकिस्तान की जानिब से इस मनसूबे का संग मील बुध को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखेंगे। तो इस वक्त हम चलेंगे हमारी नुमाइंदा जो दिल्ली में मौजूद हैं रितुल जोशी, उनके पास। रितुल, ये बताइएगा कि एक तरफ तो मुंबई हमलों के आज हम देख रहे हैं कि 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, दूसरी जानिब आज जो तकरीब हुई करतारपुर के जो कॉरिडोर था उसका संग मील रखने की, तो इस पूरे इशू को इस वक्त भारत में कैसे देखा जा रहा है? ख़ासतौर पर इस कॉरिडोर की इस वक्त क्या अहमियत नज़र आ रही है? देखिए, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है सारा, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इस कॉरिडोर की मांग चल रही थी, लेकिन बात कहीं आगे नहीं बढ़ी थी। और जब इमरान खान की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, सिद्धू पहुंचे थे वहाँ पर, नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके बाद आपको याद है कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, कम से कम इंडिया में उनकी वो विजिट हो गई थी, लेकिन तब इस कॉरिडोर की बात दोबारा उठनी शुरू हुई थी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी सारा कि यहाँ पर अगर हम इस करतारपुर कॉरिडोर को देखें तो ये सिर्फ एक बायलैटरल मुद्दा नहीं बचता है। हिंदुस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है शायद इस वक्त वो ज़्यादा हावी है। 2 वजहें उसकी हैं। एक तो ये कि 5 स्टेट्स में अभी असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें से 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे, जो इस वक्त की हुकूमत में पार्टी है बीजेपी उसके लिए। और इसके अलावा 6 महीने बचे हैं, 6 महीने से भी कम का वक्त है जनरल इलेक्शंस होने में। तो इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, एक इंटरनेशनल उसमें एंगल भी आ जाता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और कोई इस वक्त ये नहीं दिखाना चाहेगा कि पाकिस्तान पर उसका रवैया नर्म है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने है। तो ये बताइए कि ये जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने माजरत कर ली पाकिस्तान आने से, और फिर भारत के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इन्विटेशन पर शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर अपना जो ख़त लिखा उसमें ये कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो भारतीय फौजी हलाक हो रहे हैं, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इसको भी उसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखा जा रहा है। नंबर 2, आज जो तकरीब हुई उसमें टोन क्या सेट हुई? क्योंकि उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कुछ और तरह का बयान सामने आया और पंजाब के सीएम की जानिब से कुछ और तरह का, थोड़ा वो बताइए।
आप जी बिल्कुल, जो बात आप सही, ये बिल्कुल सही बात है कि टोन आपको अलग अलग दिखेगी। और जो बात मैं कह रही थी कि इस वक्त देखिए कोई ये भी नहीं दिखाना चाहेगा, सिक्स एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस वक्त, और कोई भी ये दिखाना नहीं चाहेगी पार्टी कि हम उनकी रिलीजियस इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते। और आपको ये भी याद होगा कि सिद्धू के जाने से एक तरह से ये मुद्दा कांग्रेस के पाले में चला गया था, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि सिद्धू की पार्टी के ही कई लोग उनसे दूर हो गए थे, क्योंकि बीच में मामला पाकिस्तान का भी था। तो दिक्कतें जरूर हैं, कोई भी सिख इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करता हुआ यहाँ नजर नहीं आना चाहता, लेकिन साथ ही साथ कोई ये भी नहीं कहना चाहता कि हम पाकिस्तान की तरफ बहुत नर्म हो रहे हैं। आपने सुषमा स्वराज की बात उठाई, वो मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी। आपको याद होगा यूएनजीए में एक मीटिंग होने की बात थी शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज के बीच में, लेकिन अनाउंस हुई और उसके बाद वो मीटिंग अपने आप कैंसिल हो गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो सुषमा स्वराज तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ कदम आगे बढ़ा रही हैं। वो कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहती, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, पहले ही कह चुकी हैं। लंबी पारी आगे उन्होंने भी खेलनी है, तो उनको तो बहुत बच के इस वक्त चलना ही है सारा। ऑलराइट, तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिस तरह रितुल जोशी ने पॉइंट आउट किया, वो इस वक्त बहुत बड़े तरीके से प्ले आउट हो रही है इस सारे सिनेरियो में। रितुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से। थैंक यू फॉर दी अपडेट्स। थैंक्स सारा। और कुछ बात करते हैं पाक चीन ताल्लुकात की। पाकिस्तान में हज़ारों चीनी मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं, और कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि उसके मुलाजमीन और सीपेक से मुंसलिक तनसीबात की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाई जाए। लेकिन इस वाक़े से पहले भी चीन को खित्ते में दहशत गर्द गिरोहों और अस्करियत पसंद तंजीमों की मौजूदगी के बारे में खदशात लाहक रहे हैं। तो वाशिंगटन में माहिरीन इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, जानते हैं नदीम याकूब से। दुनिया भर में चीन एक बढ़ती हुई मईशत है, और एक ताज़ा अंदाजे के मुताबिक अगर इसकी मजमूई कौमी पैदावार मौजूदा रफ्तार से जारी रही तो चीन 10-12 बरस में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अपने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए चीन दुनिया भर में अपने असर व रसूख में इजाफा कर रहा है, मगर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतहरक दहशतगर्द गिरोह चीन के इस मंसूबे में बड़ी रुकावट भी बन सकते हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान हो या शाम, जिसे नया अफगानिस्तान कहा जाता है, तो चीन का बड़ा मफाद दहशतगर्दों को, जिनमें वीगर अस्करियत पसंद भी शामिल हैं, महफूज पनाहगाहों से महरूम रखना है, चाहे वो शाम में हो या पाक अफगान खित्ते में। क्रिस्टीना लिन कहती हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपैक जैसे तरक्याती मंसूबे के जरिए चीन खित्ते में दहशतगर्दी पर काबू पाना चाहता है। चीन के बेल्ट रोड मंसूबे का मकसद अफगानिस्तान को तरक्याती इमदाद फराहम करना है, नाकाम होती रियासतों की मदद करना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, क्योंकि जब इस्तेहकाम आता है, मुआशी तरक्की होती है और लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं, तो दहशत गर्दों के लिए ऐसी जगहें कम हो जाती हैं जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो, क्योंकि दहशत गर्द ऐसे इलाकों में फलते फूलते हैं। सीपैक के जरिए बुनियादी तौर पर चीन के शिनजियांग सूबे से लेकर पाकिस्तान के अंदर गवादर तक ज़राए आमदोरफ्त का जाल बिछाया जा रहा है, मगर हाल ही में इस मंसूबे को अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाने के बारे में भी बातचीत हुई है। सीपैक की कामयाबी चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे और खुद चीन की साख के लिए भी खास अहमियत रखती है। ये मंसूबा दहशतगर्दी से मुतासर ना हो, इसके लिए चीन ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो चीनी मुलाजमीन और तनसीबात की सिक्योरिटी को और भी मजीद बेहतर बनाए। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। मुल्कों की मईशत और सिक्योरिटी को ख़तरा सिर्फ दहशत गर्दों से ही नहीं, माहौलियाती तब्दीली भी करोड़ों अफराद से उनका रोज़गार छीनने और वसाइल के लिए नई जंगों को जन्म देने की क़ुव्वत रखती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप माहौलियाती तब्दीली पर यकीन नहीं रखते, लेकिन कई सरकारी एजेंसियों ने मुश्तरका कौमी क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है, जो एक तशवीशनाक तस्वीर पेश करती है। आइए जानते हैं कि वाशिंगटन में इस रिपोर्ट को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है।
बड़े तूफानों से पैदा होने वाले रिकॉर्ड सैलाब और तबाहकुन जंगल की आग का सबब बनने वाली शदीद खुश्क साली। अमेरिका में माहौलियाती तब्दीलियों पर जायजा रिपोर्ट तैयार करने वाले वफाकी इदारों ने मजीद शदीद मौसम की पेशगोई की है, जिसके लोगों की सेहत, जायदाद, ज़राअत और मईशत पर तबाहकुन असरात होंगे। ट्रम्प इंतजामिया ने रिपोर्ट को जारी होने से तो नहीं रोका, लेकिन थैंक्सगिविंग के बाद अमेरिका के सबसे मसरूफ शॉपिंग डे पर खामोशी से जारी कर दिया। मैं बेहतरीन क्लाइमेट चाहता हूँ। हम वो करने जा रहे हैं और हम ऐसे जंगल बनाने जा रहे हैं जो महफूज हों। चंद रोज पहले सदर ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए सर्द मौसम की लहर पर तवज्जो दिलाते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या हुआ। कुछ लोग इस रिपोर्ट को वार्निंग की तरह देख रहे हैं। ये रिपोर्ट उन जगहों पर असरात की बात करती है जहां से मेरा ताल्लुक है, जैसे मिडवेस्ट, जहां आप फसलों की तबाही देखेंगे। आपने समुद्री दर्जा हरारत में इजाफे के नतीजे में समुद्री तूफान पहले ही देख लिए हैं और आप मगरिब में जंगल की आग से होने वाली तबाही देख रहे हैं। ये वही है जिसकी नासा और हमारी मिलिट्री कई सालों से पेशगोई करती आई है। अब इस पर अमल दरामद करने का वक्त है। सेनेटर एमी क्लोबचार ने इस जानिब भी इशारा किया कि ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गाड़ियों की एमिशन और शफाफ तवानाई के मयार कम किए हैं और सदर ने अमेरिका को ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के आलमी मुआहदे से अलग कर लिया है। सदर कह चुके हैं कि वो नहीं मानते कि इंसानी सरगर्मियां ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन रही हैं और मानते हैं कि कार्बन का इखराज कम करने से अमेरिका की मईशत को नुकसान पहुँचेगा। द नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट का दूसरा मौक़िफ़ है, जिसके मुताबिक अगर अभी इक़दामात ना किए गए तो एक सदी के दौरान अमरीकी मईशत 10% तक सुकड़ जाएगी। माइकल बोमन के साथ बरदा खलील, उर्दू VOA। सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया को अवाम का दुश्मन और जाली खबरें फैलाने वाला कहते हैं। अमरीकी सहाफ़ियों को खदशा है कि मुल्क के रहनुमा की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन इस सूरत हाल का पाकिस्तान के मीडिया के हालात से भी मवाजना कर रहे हैं। तो दोनों जानिब के जो हालात हैं उनमें किस हद तक मुमासलत नजर आती है, जानते हैं आज इमरान जदून की इस रिपोर्ट में। When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Mr. President. व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CNN के रिपोर्टर के साथ होने वाली ये लफ्जी झड़प सदर ट्रंप और मीडिया के दरमियान तनाव की एक ताज़ा तरीन मिसाल है। अमरीकी सदर को शिकायत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया उनके लिए गैर मुनसिफाना है और वो सदारत के शुरू के दिनों में ही मीडिया को एनिमी ऑफ द पीपल या अवाम का दुश्मन करार दे चुके हैं। They are the fake, disgusting news. अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी मार्विन केल्ब ने अपनी हाल ही में शाया होने वाली किताब का नाम सदर ट्रंप की जानिब से मीडिया को दिए गए इस ही खिताब पर रखा है। मार्विन केल्ब की राय में सहाफ़ियों को ऐसे अलकाबात तारीख में पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन डिक्टेटर्स की जानिब से। अमरीकी आवाम की 31% पर मबनी अक़लियत आज इस बात पर यकीन रखती है कि मीडिया लोगों का दुश्मन है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी वजह मीडिया को जलील करने की सदर की हिकमत अमली की कामयाबी है। ताहम सदर ट्रंप के तमाम सपोर्टर्स उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया को अवाम का दुश्मन कहने की बात से मुत्तफिक नहीं। क़दामत पसंद समझी जाने वाली रियासत टेनेसी के वोटर्स की बड़ी तादाद ने सन 2016 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देकर कामयाब कराया था। मीडिया को अवाम का दुश्मन कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे हमें खबरें और मालूमात मिलती हैं। लेकिन आप मीडिया को जरूर कहें कि रिपोर्टिंग करने से पहले वो हक़ाइक़ जाने और जब पूरी जांच पड़ताल हो जाए तो फिर खबर शाया करें। वो बहुत सारी चीज़ों पर रिपोर्ट करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और वो खबर को मनफी रंग भी दे देते हैं। ऐसे में जब अमरीकी सहाफ़ी अपने सदर की तनकीद के निशाने पर हैं, पाकिस्तानी मीडिया और सहाफ़ी भी बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन और सियासी तज्ज़ियाकार शुजा नवाज की राय में पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पर सहाफ़ियों को ये खतरा नहीं कि अगर वो किसी बिजनेस के खिलाफ रिपोर्टिंग करेंगे तो उन पर कोई हमला हो सकता है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक जगह है सहाफ़ियों के लिए। पिछले 26 साल में तकरीबन 33 सहाफ़ी जो है वो कत्ल हुए हैं, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से नहीं, ये ड्रग डीलर्स और इस किस्म के लोग या सियासी जमातें जिनके ख़िलाफ़ किसी ने अगर रिपोर्ट लिखी हो तो वो कत्ल करते हैं।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور فوج کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میڈیا ان کا دشمن نہیں اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ دوسری جانب یہاں واشنگٹن میں ماروین کلب کو خدشہ ہے کہ مختلف تبدیلیوں کے باعث دنیا بھر میں صحافت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انہیں جمہوریت کی دفاع میں لڑنے کے لیے کوئی صحافی تیار نظر نہیں آتا۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ آج شو کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ممبئی حملوں کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس حملے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس طرح متاثر ہوئے ہیں، اس بارے میں آج کے ہمارے ریڈیو پروگرام میں بھی آپ کو خصوصی کوریج ملے گی۔ یہ پروگرامز آپ براہ راست سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بر وقت پڑھنے کو ملیں گی۔ اور کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں ایک مسئلہ ایسا ہے جس کا سامنا تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں بات بہت ہی کم ہوتی ہے، اور وہ ہے پبلک ٹوائلٹس کی کمی۔ ملک میں آبادی کے حساب سے عوامی مقامات پر ٹوائلٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو کہیں ہیں ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی صورتحال بتا رہے ہیں سلیم خان۔ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سمین نواز کا زیادہ وقت اپنے دفتر سے باہر گزرتا ہے، مگر ایک پریشانی کا انہیں اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے شہر میں خواتین کے لیے پبلک ٹوائلٹس نہ ہونا۔ نیچرل پرابلم ہے، خواتین کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آفیسز کی طرف واپس جانا پڑتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ ان کا انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو پبلک ٹوائلٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ کراچی میں روزانہ 1 کروڑ سے زائد مرد اور خواتین کام کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ شہر میں جو گنے چنے پبلک ٹوائلٹس ہیں، ان کی حالت انتہائی ابتر ہے، اکثر تو استعمال کے قابل ہی نہیں۔ دیکھیں ٹوٹی پوٹی باتھ روم ہے، دروازے ٹوٹے ہوئے جن کے لوک نہیں ہیں، بدبو اتنی ہے کہ بندہ 2 منٹ بھی بیٹھ نہیں سکتے۔ کیا کریں، مشکل سے لوگوں کے سامنے بھی شرم آتی ہے، ہمارے کو باتھ روم ہے نہیں کہیں بھی۔ سندھ حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق 8 سال میں کراچی میں 78 پارکس، 182 قبرستانوں، 35 شاپنگ مالز اور 970 چرنگیوں سمیت دیگر مقامات پر سندھ حکومت نے پبلک ٹوائلٹس تعمیر کرانے تھے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ایڈوکیٹ عطا اللہ شاہ نے 6 سال پہلے اپنے راہ راست ٹرسٹ کے ذریعے سندھ ہائی کورٹ میں پبلک ٹوائلٹس کی کمی پر درخواست دائر کی تھی۔ آپ دیکھیں ہر افسر کے دفتر میں اس کے دفتر کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے، ایک آدمی کے لیے ایک ٹوائلٹ، جبکہ پورے کراچی میں 2 کروڑ عوام کے لیے کوئی پبلک ٹوائلٹ جو آن ریکارڈ ہیں KMC کے وہ ہیں 13 پبلک ٹوائلٹ، 13، جبکہ یہاں پر ضرورت ہے کم از کم 2300 پبلک ٹوائلٹس کی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے اعتراف کیا کہ سندھ حکومت نے پبلک ٹوائلٹس کے مسئلے کو اہمیت نہیں دی۔ یہ ایشو کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، اس پہ بات ضرور ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ پانی ہے، لوگوں کی ترجیح جو ہے ان کی ڈرینیج کا سسٹم ہے، لوگوں کی ترجیحات کوئی اور ہیں، تو یہ ان ترجیحات میں کہیں اور پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے بڑی اہم چیز اور اس کو ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی فلاحی تنظیم واٹر ایڈ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 7 کروڑ لوگ مناسب بیت الخلاء سے محروم ہیں، جبکہ یونیسیف کے مطابق پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد کھلی فضا میں رفع حاجت پر مجبور ہے۔ سلیم خان، اردو، VOA، کراچی۔ اور موضوع بدلتے ہیں، آج کل ٹیکسٹ میسیجنگ کا دور ہے، لفظوں کے سپیلنگ صحیح ہو یا غلط اسے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن سپیلنگ میں مہارت قسمت بدل سکتی ہے۔ سپیلنگ بی امریکہ میں ایک بہت مقبول تعلیمی مقابلہ ہے جس میں بچے بہت ہی مشکل الفاظ کی سپیلنگ زبانی بتاتے ہیں۔ قومی سطح کے چیمپئن کو بھاری نقد انعام بھی ملتا ہے۔ امریکہ کے انہی مقابلوں سے متاثر ہو کر بھارت کے شہر بنگلور سے تعلق رکھنے والے TV راما کرشنا نے غریب طالب علموں کے لیے ایک ایسا ہی مقابلہ شروع کیا جو ان کا مستقبل بدل رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ TV رام کرشنا جانتے ہیں کہ اچھی تعلیم کس طرح بہتر زندگی کے لیے دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن وہ خوش نصیب تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کو اچھی تعلیم مہیا کی، جس کی وجہ سے وہ امریکہ آ کر سول انجینئرنگ کے شعبے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکے۔
जब वो रिटायर हुए तो बेंगलोर वापस आकर उन्होंने अपनी बीवी विजया के साथ मिलकर 1998 में सहस्र दीपिका फाउंडेशन फॉर एजुकेशन नामी एक गैर मुनाफा बख्श इदारा कायम किया। उनकी बेटी सर्वा राजेंद्र इस इदारे की सदर हैं। सहस्र दीपिका संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हजार दिए। मेरे वालिद इस इदारे को उम्मीद, मोहब्बत और हमदर्दी के हजारों दियों की तरह देखते हैं। इस इदारे ने पिछले 20 सालों में सैकड़ों गरीब बच्चों, खास तौर पर बच्चियों की मदद की है। साल 2009 में इस इदारे ने अपने प्रोग्राम्स को बढ़ाया और सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों तक रसाई हासिल करके उनकी अंग्रेजी जबान इस्तेमाल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने की कोशिश की। बेंगलोर एक मुतनव्वो शहर है जहां अगर आप सिर्फ यहाँ की इलाकाई जुबान कनाडा जानते हैं और अंग्रेजी जुबान से वाकिफ नहीं हैं तो आपको नौकरी हासिल करने में दुश्वारी होगी, एक ड्राइवर तक की नौकरी। CONVICTION इदारे ने स्पेलिंग बी का प्रोग्राम मुतारिफ कराया और हर साल इसमें 2500 तलबा हिस्सा लेते हैं। जीतने वालों को स्कॉलरशिप्स, दूसरे इनामात और मौके इनाम में दिए जाते हैं। कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप एक ऐसे बच्चे के लिए यकीनन बहुत अहम प्राइज है जो माशरे के सबसे निचले तबके से ताल्लुक रखता हो। इस प्रोग्राम के 10वें साल को मनाने के लिए सर्वा ने फिल्म साज मोनिका समतानी से इस मुकाबले के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की दरखास्त की। बी द फ्यूचर डॉक्यूमेंट्री ऐसे कई बच्चों की कहानी है जो इस मुकाबले में शरीक हुए हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए स्पेलिंग बी शुरू होने से पहले ही किसी भी तरतीब के बगैर इन बच्चों का इंतखाब किया, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि इनका पढ़ाई और तैयारी करने का आम मामूल क्या था। प्रोग्राम के मुंतजमीन का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्री मजीद बच्चों के अंदर इस मुकाबले में शिरकत करने की लगन पैदा करेगी, जिससे उनके लिए रोशन मुस्तकबिल के रास्ते खुलेंगे। फायजा अल मसरी और फेद लेपिडिस के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और आज जाने से पहले मिलते हैं एक ऐसे बच्चे से जिसकी इल्म से मोहब्बत आपके दिल को भी छू लेगी। अफगानिस्तान के उरुज़गान सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला 9 साला मुहिबुल्लाह चल फिर नहीं सकता और उसके वालिदैन माली मुश्किलात के बायस उसका इलाज कराने के काबिल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्कूल ज़रूर जाता है। मुहिबुल्लाह रोज़ाना ऐसे ही स्कूल जाता है। उसका ख़ानदान तिबी देखभाल और व्हील चेयर खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता, लेकिन 9 साला मुहिबुल्लाह के स्कूल जाने के अज़्म में कोई कमी नहीं आई। अगर मुहिबुल्लाह को तिबी मदद या व्हील चेयर मिलती है तो वो आसानी से स्कूल आ जा सकेगा। टांगों की माजूरी के साथ वो जहनी तौर पर भी कुछ मसाइल रखता है। अगर इसका इलाज किया जाए तो ये इसके साथ एक बड़ी मदद होगी। मुहिबुल्लाह स्कूल में पढ़ने के बारे में बहुत पुरजोश है। तालिबान ने उरुज़गान सूबे में मुहिबुल्लाह का खानदानी घर जला डाला था, जहां से उन्हें नकल मकानी करना पड़ी। उसके वालिदैन को अपने 4 बच्चों की कफालत में भी मुश्किलात का सामना है। मैंने हुकूमत से मुहिबुल्लाह के लिए व्हील चेयर दिलवाने की दरख्वास्त की है। अगर उसे तिब्बी इमदाद मिले तो मैं ज्यादा खुश हूँगा, क्योंकि मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता। मुहिबुल्लाह की बीमारी की तशखीस वाज़े नहीं, जबकि डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं, लेकिन मुनासिब देखभाल से उसका मयार जिंदगी बेहतर हो सकता है। ये मुमकिन है कि इसकी सर्जरी की जाए, फिर हो सकता है कि वो खुद ही अपने पैरों पर स्कूल जाने के काबिल हो जाए। लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं। अभी तो मुहिबुल्लाह को ऐसे ही स्कूल जाना होगा जैसे वो जा सकता है।
اور محب اللہ کی اس انسپائرنگ کہانی کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.